हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आपका स्वागत है। दोस्तों, वोल्केनोज, ज्वालामुखी एंड ज्वालामुखीयता की सीरीज में ये हमारा फोर्थ वीडियो है और इसमें हम वोल्केनो का आगे वाला हमारा पार्ट वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स को कवर करेंगे कि ज्वालामुखी द्वारा धरातल पर अंतर्जात और बहिर्जात कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती, अंतर्जात और बहिर्जात स्थलाकृतियां कौन कौन सी बनती। ठीक है, तो वोल्केनो जब फॉर्मेशन होगा तो हमें वोल्केनो के साथ कई ऐसे लैंडफॉर्म्स दिखाई देंगे जो हमें जगह जगह विश्व के अलग अलग भागों में मिलते हैं। तो कुछ तो होंगे हमें धरातल के ऊपर दिखाई देंगे, वो तो बहिर्जात होंगे, और जो धरातल के अंदर अगर मैग्मा जम गया है तो अंतर्जात स्थलाकृतियां बनेंगी। ठीक है, तो अब इन स्थलाकृतियों को हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वोल्केनिक लैंड फॉर्म से, ज्वालामुखी निर्मित भूदृश्य। देखिए, जब ज्वालामुखी धरातल पर प्रकट हो रहा है तो उसके साथ बहुत से मटेरियल्स आ रहे होते हैं, जो मैं आपको पहले बताया, इनको क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या लिया था? इसमें हमने लिया था ऐश या धूल को लिया हमने। ठीक है, सैंड यानी रेत को लिया हमने इसमें। ठीक है, इसमें हमने लैपिली लिया। ठीक है, इसके अलावा हमने वॉल्केनिक बॉम्ब लिया। ठीक है, इसके साथ हमने क्या लिया था? ये तो हमारे क्या थे? सब सॉलिड मटेरियल थे। इसके साथ क्या था? लावा आ रहा था हमारा। गैसियस मटेरियल में क्या आ रहा था हमारा? वाटर वेपर्स यानी जलवाष्प आ रही थी। ठीक है, जलवाष्प आ रही थी, गैसेज आ रही थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारे जो सॉलिड और लिक्विड मटेरियल है, इस सॉलिड और लिक्विड मटेरियल जगह जगह पर हमें धरातल के ऊपर जब दिखाई देंगे तो यहाँ ये जम के कुछ भू आकृतियों का निर्माण करते हैं। कुछ क्या बनाते हैं? ये भू आकृतियां या स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। इन्हें ही हम वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो इन स्थलाकृतियों के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है कि हम ज्वालामुखी की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आता है वो आता है कोन या शंकु। ठीक है, कोन या शंकु का निर्माण कैसे होता है? वल्केनो के माउथ के चारों ओर जो इसका वेंट होता है, वेंट जो होता है ज्वालामुखी का, इस वेंट के चारों तरफ वोल्केनो से जो निकल के आते हैं पायरोक्लास्ट, ठोस पदार्थ जो भी आते हैं, तरल पदार्थ आते हैं, वो ऐसे जमते जाते हैं। ठीक है, और जमते जाते हैं और जमते हुए एक ऐसी शंकु जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं, इसे बोलते हैं कोन। ठीक है, अब कोन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स है राख अथवा सिंडर शंकु। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऐश या सिंडर कोन। ऐश या सिंडर कोन। अब ऐसा नाम क्यों दे रहे हैं इसको? ऐश या सिंडर कोन क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो ज्वालामुखी राख जो निकल के आ रही थी वो, और जो उसके साथ और जो पायरोक्लास्ट है, वो जम करके एक पूर्ण शंकु की आकृति बनाते हैं इसमें। मगर इसमें जो तरल पदार्थ हैं वो ज्यादा निकलते नहीं है। इस प्रकार के जब शंकु बनेंगे तो तरल पदार्थ ज्यादा निकलते नहीं है, कि लावा की मात्रा जो है कम होती है। ठीक है, इसलिए इसके चारों तरफ जो जमेगा वो ठोस पदार्थ ही जमेंगे। राख और पायरोक्लास्ट जैसे ठोस पदार्थ जमेंगे, तरल पदार्थों का इसमें ज्यादा योगदान नहीं रहेगा। और इस वजह से क्या होगा कि जो भारी जो है, जो भारी जो वोल्केनो के साथ जो भारी पायरोक्लास्ट आए, ठीक है, वो भारी पायरोक्लास्ट तो कहाँ जाएंगे? नीचे लुढ़कते जाएंगे पेट के साथ साथ, और जो हल्के होंगे वो यहीं निकल के जमा होते जाएंगे। तो इसकी वजह से ये देखिए आप, आपको ये हमारा सिंडर शंकु है। ये सिंडर शंकु है, सिंडर कोन है ये। तो ये सिंडर शंकु जो है, इसमें जो इसकी ऊपर की जो किनारे हैं, ये जो किनारे हैं, ये किनारे हमें कैसे मिलेंगे? अवतल मिलेंगे। ठीक है, अवतल किनारे मिलेंगे। ये इसका क्रेटर हो गया। ठीक है, ये क्रेटर हो गया। ये आ गया मैग्मेटिक चैम्बर से फनल
जो है इससे मैग्मा निकल के आ रहा है, ये मैग्मा चैम्बर है, और इससे जब ये निकल के आएगा तो इसके चारों ओर जो है ये पदार्थ जमते जाएंगे, और ये लाइक दिस, ऐसी करके स्थलाकृति, ऐसा इसके क्या होंगे, किनारे होंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सिंडर शंकु, जिसके किनारे अवतल होंगे, ये याद है। और कई बार इनकी ऊंचाई जो है वो 300 मीटर से भी अधिक हो जाती है, यानी 300 मीटर से अधिक होने पे एक तरीके से इसको हम ज्वालामुखी निर्मित पर्वत भी कह सकते हैं। अवतल किनारे वाला, यानी कि ढाल ज्यादा तीव्र ना होकर के धरातल के पास आकर के क्या हो जाते हैं, अवतल हो जाते हैं। तो ये होता है सिंडर शंकु। तो इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत सिर्फ ये है कि इसमें तरल पदार्थों का तो योगदान होता है, बहुत कम नहीं होता है, और किनारे जो हैं वो इसके अवतल होते हैं, यानी इसमें सिर्फ ठोस पदार्थ ही जमा होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा एसिडिक या लावा शंकु। एसिडिक लावा को हमने क्या बोला था, फेल्सिक लावा। एसिडिक लावा को क्या बोला था, फेल्सिक। और ये फेल्सिक क्यों था, क्योंकि इसके अंदर, फेल्सिक लावा जो था इसके अंदर देखें तो सिलिका की मात्रा क्या थी, अधिक थी, और सिलिका की अधिक मात्रा होने से इसकी विस्कोसिटी क्या हो रही थी, लिंक कीजिए आप, विस्कोसिटी इसकी अधिक हो रही थी, और विस्कोसिटी अधिक होने पे गाढ़ापन क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है। क्लियर है। जब फेल्सिक लावा, अम्लीय लावा जो है हमारा, इससे जब कोई शंकु बनेगा तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, और गाढ़ा होने के कारण क्या है कि ये तुरंत ही जो वेंट है उसके चारों ओर जम जाएगा, और इसके जम जाने से एक तीव्र ढाल वाले शंकु का निर्माण, इसे बोलेंगे वोल्केनिक डोम। वोल्केनिक डोम, गुंबद जो है, वोल्केनिक गुंबद बोलेंगे इसको। ठीक है, तो अम्लीय लावा की वजह से जो तीव्र ढाल वाले गुंबदाकार, कैसी संरचना होगी इसकी, गुंबदाकार, गुंबद की तरह तीव्र ढाल होगा इसका, और ढाल होगा इसका तीव्र। ठीक है, ये देखिए डोम वोल्केनो, ये देखिए इसका बिल्कुल तीव्र ढाल वाला है। ठीक है, तब बिल्कुल तीव्र ढाल होगा, ये वोल्केनिक डोम होता है, जिसमें लावा भी इसमें योगदान देता है। सिंडर में तो लावा का योगदान नहीं आ रहा था, ठोस पदार्थ ही आ रहे थे। ठीक है, तीव्र ढाल वाले लावा, स्टीप फ्लो फ्रॉम थिक फास्ट कूलिंग लावा। ठीक है, तो इसमें बहुत फास्ट होगा, और ये कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, उत्तल होगा। ठीक है, इसमें जो लावा है वो चमके और इसकी किनारों को उत्तल बनाएगा, तीव्र ढाल वाले बनाएगा, इसे कहेंगे डोम वोल्केनो या एसिडिक लावा कोन। ठीक है, फेल्सिक लावा, रीजन मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ये जल्दी जम रहा है। अब इसके जस्ट अपोजिट हम देखें तो देखेंगे हम बेसिक लावा। बेसिक लावा या जिसे शील्ड कोन भी कहते हैं। अब जब बेसिक लावा है उसको हम कहते थे मैफिक लावा। ठीक है, और मैफिक लावा की क्या होती थी, सिलिका कंटेंट क्या होता था इसके अंदर, सिलिका कंटेंट डिक्रीज होता था। सिलिका कंटेंट कम होने से क्या होता था, सिलिका कंटेंट कम होने से इसकी विस्कोसिटी जो थी, विस्कोसिटी इसकी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। जब विस्कोसिटी कम होगी यानी शांता कम होगी तो ये कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और पतला लावा आपको पता है दूर तक फैलेगा। जब ये दूर तक फैलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे शंकु का निर्माण करेगा, बहुत मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करेगा। ये देखिए आप, और ऐसे वॉल्केनो को क्या कहते हैं, शील्ड वॉल्केनो। ये शील्ड वॉल्केनो हो गया। ठीक है, तो सिलिका की मात्रा कम होने से देखिए इसमें अगर ढाल देखें तो कितना दूर तक है, बिल्कुल इसका मंद ढाल है। ठीक है, बहुत जेंटल स्लोप है, और जेंटल स्लोप के साथ ये फैलेगा। क्यों, क्योंकि ये लावा जो है वो पतला है। तो आप दो चीजें याद रखो, फेल्सिक लावा से क्या बना और मैफिक लावा से क्या बना। फेल्सिक जो लावा था उससे क्या बन रहा था, वोल्केनिक डोम, और वोल्केनिक डोम जो बन रहा था उसका ढाल कितना था, तीव्र ढाल, मतलब बिल्कुल स्टीप स्लोप था इसका। जबकि जो मैफिक लावा है, मैफिक लावा से बन रहा है क्या, शील्ड वोल्केनो, शील्ड, शील्ड वोल्केनो, या इसको शील्ड कोन वोल्केनो ही कह दो, कोन तो ये पूरी तरह से बन नहीं पाएगा, शील्ड वोल्केनो। ठीक है, तो शील्ड वोल्केनो की में क्या आता है, मंद ढाल होता है, और इसका रीजन दोनों में सिलिका कंटेंट की डिफरेंस होता है।
ठीक है दोस्तों, तो तीसरा हमारा हो गया ये बेसिक लावा शंकु या शील्ड शंकु, या इसको बोलेंगे हम पैठिक लावा शंकु। ठीक है, तो इसके तीनों नाम दे सकते हैं, इंग्लिश में देखें तो बेसिक लावा शंकु, शील्ड कोन बोल सकते हैं, या पैठिक लावा शंकु भी इसको बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है परपोषित शंकु, पैरासाइट कोन। पैरासाइट कौन होता है? पैरासाइट क्या होते हैं? आपने इकोलॉजी में पैरासाइट को पढ़ा होगा, एनवायरनमेंट पढ़ते हैं आपने वहां पढ़ा होगा। तो पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर। ठीक है, यानी जो दूसरे से पोषण लेते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? दूसरे जीवों से लेते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, अब यहां भी पैरासाइट कौन दिया, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो मुख्य नली है, उस मुख्य नली से जो दूसरे, ये देखिए, ये जो मुख्य नली है ये है हमारी मेन फनल। क्या है? ये है। इस मेन फनल में से ही और छोटी छोटी फनल निकल जाती हैं और उनके अपने अलग वेंट होते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये अलग वेंट होते हैं अपने, और इस वजह से जब ये जो मुख्य नली है इसी में से मैग्मा निकल के आ रहा है, और ये मैग्मा ही दूसरी इसकी सहायक जो है परपोषित जो नलिका है उसके वेंट से बाहर आकर के और छोटे लावा शंकु का निर्माण करता है। यानी इन नलिकाओं के मुख पर भी और छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं, लाइक दिस। तो इनको बोलते हैं हम पैरासाइट कोन। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम? पैरासाइट कोन। तो मुख्य नली से जब और छोटे नलिकाएं निकल जाती हैं, उनकी उपशाखाएं निकल जाती हैं, तो उनके भी वेंट पे, उनके भी मुख पर छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं, तो इनको कोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एश या सिंडर कोन हुआ, हमारा गुंबद डोम वोल्केनो हुआ, हमारा शील्ड शंकु हुआ, एंड हमारा पैरासाइट कोन। ठीक है, पैरासाइट कोन क्लियर समझ में आ रहा है आपको? देखिए यहाँ से निकल रही है, ये एक तो ये निकल रही है धरातल के नीचे ही जम गया है, यहाँ पे नीचे जम के इसने शील नामक स्ट्रक्चर बना लिया, और ये जो है वो बाहर निकल गई है। बाहर निकल के इसने यहाँ पे वोल्केनो के साथ एक कोन बना लिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा परपोषित। इसके बाद आता है सोमा। सोमा क्या होता है? सोमा क्या होता है कि जैसे एक बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ठीक है, और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये जैसे यहाँ पहले से ही एक क्रेटर बना, और इस क्रेटर में दोबारा इतना ज्यादा या तो विस्फोट हुआ कि ये और बड़ा रूप ले लिया, या फिर इसकी जो आसपास की जो संरचनाएं हैं, जो चट्टाने हैं, उनमें क्या हो गया, या तो धसाव हो गया, या फिर उसमें क्या हो गया कि ये यहाँ से और ज्यादा विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट से पदार्थ यहाँ से हट गया विस्फोट के कारण। तो यहाँ बन गया एक काल्डेरा, ये देखिए काल्डेरा। ठीक है, इस काल्डेरा के अंदर ही फिर से एक और ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे और अंदर कोण बनने लगे, तो उसे बोलेंगे सोमा। सोमा मतलब होता है संकुस्थ शंकु, शंकु के अंदर शंकु। कैसे? ये देखिए, ये पूरा मेन प्राइमरी जो कोण है वो क्या है? ये प्राइमरी कोण है। ठीक है, ये प्राइमरी कोण बन रहा है हमारा। इस प्राइमरी कोण, ये देखिए आप, ये प्राइमरी कोण है। तो इस प्राइमरी कोण के अंदर और ये छोटे छोटे जो हैं वो कोण, देखिए ये छोटा सा एक कोण निकल रहा है, ये कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो शंकु के अंदर अगर एक और शंकु बनने लगे तो उसे बोलेंगे संकुस्त शंकु या सोमा। क्या बोलेंगे? संकुस्त शंकु या सोमा। अब इसके बाद आता है कंपोजिट कोण, शंकु। मिश्रित शंकु क्या होता है? मिश्रित शंकु जो होता है इसमें क्या है कि एक बार जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, एक लेयर बनी, उसके बाद दोबारा हुआ, दोबारा बनी, यानी कि ज्वालामुखी पदार्थ जो है वो बार बार परत के रूप में शंकु का निर्माण। जैसे एक बार कुछ ज्वालामुखी निश्चित हुए पदार्थ, तो देखिए ये लेयर बन गई। ठीक है, लेयर्ड कोन होते हैं। अगली बार फिर अगली लेयर बन गई, फिर उससे अगली बार अगली लेयर बन गई। ठीक है, तो जो कंपोजिट वोल्केनो होते हैं इसको हम बोलते हैं लेयर्ड वोल्केनो, लेयर्ड कंपोजिट
तो हम बोलते हैं लेयर्ड कोन। कंपोजिट कोन हमारे लेयर्ड कोन होते हैं, जबकि सोमा जो होता है वो होता है कोन विद इन कोन। ये याद रखिए। और आप कंपोजिट में और पैरासाइट में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कंपोजिट वोल्केनो जो है वो तो सिर्फ उसकी संरचना की वजह से हमें उसको परत की वजह से कंपोजिट मिश्रित बोल रहे हैं, जबकि जो पैरासाइट होता है उसमें नलिकाएं जो हैं वो अलग से निकलती हैं, और जो अलग से जो उपशाखा निकल रही है उस उपशाखा पर भी क्या बनेगा, शंकु बनेगा। ठीक है। और ये खास तौर से ध्यान रखिए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक जहां कोन बन रहा है वहां सिर्फ एक ही प्रकार का कोन मिलेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपोजिट जो कोन है हमारा, इस कंपोजिट कोन के साथ ही हमें क्या मिल जाए, पैरासाइट कोन भी मिल जाए। कंपोजिट कोन के साथ पैरासाइट भी मिल सकता है, यानी एक ऐसा कोन बने जिसमें लेयर्स बनती जा रही हैं और साथ साथ इसमें देखिए उपशाखा भी निकल रही है। ये साथ साथ इसमें ये उपशाखा निकल रही है, उपशाखा से भी निकल रहे हैं। अगर यहाँ पे भी एक छोटा कोन बन जाएगा तो इसको हम मिश्रित जो है कंपोजिट वोल्केनो, कंपोजिट जो कोन है इसके साथ साथ इसको पैरासाइटिक कोन भी कह देंगे। ठीक है। तो क्लियर है, सोमा कंपोजिट कोन है, पैरासाइट कोन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कंपोजिट कोन कहाँ हमें देखने को मिलता है, फ्यूजियामा जापान का जो माउंट फ्यूजी है, ठीक है, वो एक कंपोजिट कोन का एग्जाम्पल है। रास्तारेनियन हुड है, किसमें है, यूएसए के। ठीक है। इसके अलावा मेयोन है। ठीक है, ये भी हमें वैसा ही ज्वालामुखी हमें देखने को मिलता है, माउंट मेयोन फिलीपींस का। और एजकॉम्ब अलास्का का। स्ट्रैम्बोली जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, इसमें भी ऐसा ही कोन बना हुआ है। यानी आपको पता है कि स्ट्रैम्बोली में तो क्या है, स्ट्रैम्बोली जो है ये तो क्या है, एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो है तो इसमें तो कंटिन्यू क्या होगा, लावा जो है वो निकलता रहेगा और वो लेयर्स में जमता जाएगा। लेयर्स में जमता जाकर के क्या बना लेगा, ये लेयर्स में जमता जाके कंपोजिट शंकु बना लेगा। ठीक है। फ्यूजियामा माउंट फ्यूजी, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है, माउंट फ्यूजी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगली संरचना आती है हमारी काल्डेरा। काल्डेरा क्या होता है, काल्डेरा मैं आपको कई बार बता चुका हूं, या तो तीव्र विस्फोट से शंकु का ऊपरी भाग पूरा ही उड़ जाए, यानी क्रेटर जो बना हुआ है उसके आसपास की और संरचना उड़ के क्रेटर जो है उसका ही बड़ा रूप है, या फिर क्रेटर जो है वो नीचे धंस जाए। अब पदार्थ जो है आसपास का उसका भार इतना अधिक हो गया है कि वो नीचे धंस जाए, तो उन दोनों वजहों से काल्डेरा बन सकता है। ठीक है, ये देखिए आप काल्डेरा कैसा होता है, ये काल्डेरा है, ये है काल्डेरा, ये काल्डेरा है। आप इसको देखिए, इसकी बड़ी सारी संरचना को देखिए आप, काल्डेरा में ये कितनी बड़ी संरचना है। इसके अंदर देखिए ये झील बनी हुई है, ये तो पूरी झील बनी हुई है इसके अंदर। ठीक है, क्रेटर लेक बनी हुई है, और ये कितना धस गया, और यहाँ से ये देखिए बिल्कुल स्टीप स्लोप बन गए हैं। क्यों बन गए हैं, क्योंकि यहाँ से आसपास की जो संरचना है वो धस गई है, बहुत ज्यादा धस गई है। मैं आपको इसको और बड़ा और आप देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, ये देखिए, ये जो है वो क्या हो गई है, नीचे धस गई है, और ये कितना स्टीप इसका स्लोप बन गया। आप जब गूगल अर्थ पे जाइएगा, गूगल अर्थ पे जाके किसी भी काल्डेरा को देखेंगे तो आपको ऐसी संरचना दिखाई देगी, और ये आपको बहुत अच्छा विजुअल आपको दिखाई देगा कि कैसा। देखिए, ये इसमें क्रेटर झील है और ये काल्डेरा है। इसके आसपास कभी ये छोटा रहा होगा, मान लो सिर्फ इतना मान लो रहा होगा, तो इसके आसपास जो और जो उठी हुई संरचना थी वो पूरी धंस के नीचे चली गई, तो इससे क्या बन गया, ये पूरा काल्डेरा बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था काल्डेरा। काल्डेरा के बाद आता है हमारा वॉल्केनिक प्लग। वॉल्केनिक प्लग क्या होते हैं, वॉल्केनिक प्लग में क्या है कि देखिए, जो ज्वालामुखी है
इसके मुख के साथ साथ अगर कोई गाढ़ा लावा आ रहा है, जिसे हम बोलेंगे फेल्सिक लावा या फिर एसिडिक लावा आ रहा है, तो ये गाढ़ा लावा क्या होगा कि ज्वालामुखी मुख पे ही जम जाएगा, और जमने के बाद ज्वालामुखी के वेंट पे जब ये जम गया और ये नीचे तक पूरी फनल में कवर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि ज्वाला अब क्या है, इसका लावा स्रोत जो है उससे मान लो इसका संपर्क भी कट गया, या मैं कहूँ कि नीचे मैग्मा जो है उसका ज्यादा भंडार जो है वो रहा नहीं है, तो ये यहीं पे ये वॉल्केनो की जो नीचे से मैग्मा आ रहा था, इसके साथ साथ ही ये यहाँ पे माउथ पे और इसके फनल में जम जाएगा। इसके जम जाने से क्या होगा, यहाँ पूरा एक संरचना बनेगी जिसको कहेंगे हम वॉल्केनिक प्लग। ठीक है, वॉल्केनिक प्लग, ज्वालामुखी डार्ट कहेंगे, ज्वालामुखी डार्ट कहेंगे, वॉल्केनिक प्लग। और यही वॉल्केनो जब जब इसके आसपास की संरचना, क्योंकि ये तो कैसा है, इग्नस रॉक है, ठीक है, इग्नस रॉक है, आग्नेय चट्टान बनेगी, तो ये तो रहेगा कठोर, और इसके आसपास के भाग अगर अपर्दन हो जाएं, अपर्दन किसी भी प्रक्रम से हो, चाहे वाटर से हो चाहे एयर से हो, इसका जब अपर्दन हो जाएगा तो इसके बाद ये अपने आप ही अलग से एक उठी हुई संरचना के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम वॉल्केनिक प्लग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉल्केनिक प्लग। अनापर्दित रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये देखिए, ये था इसका, ये वॉल्केनो के का जो शंकु बन रहा था। ठीक है, और इस शंकु के अंदर ही जो ये फनल और माउथ जो था, इसका वेंट जो था, इसमें ये पूरा मैग्मा जम गया। और जमने के बाद जब ये ऊपर यहाँ तक लावा आ रहा, जब इसका चारों तरफ से इरोजन हो गया, ये जो हमारा शंकु जो था उसका इरोजन हो गया, और नीचे नीचे जमा हुआ भाग रह गया। तो अब ये तो पूरा इरोड हो चुका है, इसकी सारी सतह जो है आसपास की, ये सब इरोड हो चुकी है, सबका अपर्दन हो चुका है, तो सिर्फ ये कठोर भाग ऊपर दिखाई दे रहा है। इसको वॉल्केनिक प्लग कहते हैं, और इसको ज्वालामुखी ग्रीवा भी कहते हैं, वॉल्केनिक नेक भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है डेविल टावर, इवन ब्लैक हिल्स यूएसए में, यूएसए के डेविल टावर और ब्लैक हिल्स में भी ये दिखाई देता है। ये देखिए, ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, ये वाला डायग्राम देखेंगे आप, तो ये क्या है? ये है वॉल्केनिक प्लग, ये वॉल्केनिक प्लग है। अब देखिए, यहाँ आसपास की सारी सतह जो है ये इरोड हो गई है। ये कभी एक शंकु रहा होगा, बट भूगर्भिक इतिहास में ऐसे अपर्दन बहुत होता रहता है, प्रक्रम कंटिन्यू काम करते रहते हैं, जो अपर्दन के प्रक्रम है वो कंटिन्यू अपर्दन करते रहते हैं। तो जब बचता है वो ये कठोर चट्टान ऐसे दिखाई देती है, और इसका एग्जाम्पल है डेविल टावर और हमारा ब्लैक हिल्स। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी डार्ट हो गए, यूएसए में पाए जाते हैं डेविल टावर और ब्लैक हिल्स। इसके बाद आते हैं वॉल्केनिक प्लग के बाद आते हैं अब क्रेटर लेक। तो क्रेटर लेक कैसे बनती है? देखिए, यहाँ मैंने आपको बता दिया क्रेटर लेक कि जब क्रेटर जो है उसमें वर्षा का जल भर जाएगा तो ये एक झील का बन जाएगी, जिसे क्रेटर कहेंगे। और इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे जो महाराष्ट्र में लोनार झील पाई जाती है, वो क्रेटर लेक। ठीक है, कभी वहां ज्वालामुखी विस्फोट रहा होगा, उसकी वजह से क्रेटर का निर्माण हुआ और क्रेटर लेक बनी। ठीक है, ओरिगन लेक है यूएसए की, वो भी है। तोबा झील है सुमात्रा में, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ये याद रखिए, तोबा झील सुमात्रा, ओरिगन झील यूएसए, और क्रेटर लेक हमारी लोनार झील महाराष्ट्र की है। क्रेटर लेक हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत तो शंकु ही जब बड़ा आकार ले लेगा, जब बहुत अधिक ऊंचाई तक जब शंकु का निर्माण ले लेगा, तो वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? पर्वत बन जाएगा। तो ज्वालामुखी पर्वत बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी पर्वत के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा किस तरीके के इरप्शन होना चाहिए? सेंट्रल सेंट्रल टाइप के अंदर, केंद्रीय उद्गार वाले जो होते हैं ना, उन ज्वालामुखियों से ही ये बनता है। ठीक है, सेंट्रल इरप्शन। और इसके 5 टाइप बनाए थे मैंने, हवाई टाइप बताया था आपको, स्ट्राम्बोली टाइप बताया था, विश्वस टाइप बताया था आपको, इसके अलावा वल्केनियन टाइप बताया था मैंने, और इसके अलावा क्या बताया था? पीलियन टाइप बताया था। तो ये 5 प्रकार क्या थे? ये सेंट्रल टाइप इरप्शन वाले थे। तो इन्हीं के जब बहुत अधिक, जब गाढ़ा लावा और बहुत अधिक ऊंचाई तक जब जाएगा, विस्फोटक रूप से ऊपर जमा होता जाएगा, तो उससे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। जैसे माउंट फ्यूजी है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी है जापान का, वहां पे माउंट फ्यूजी है। इसके अलावा और क्या ज्वालामुखी ले सकते हैं? सबसे फेमस हमारा किलिमंजारो, किलिमंजारो जो है वो भी ऐसा ही है। माउंट केन्या को ले सकते हो आप,
ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, और कई चोटी और बन रही हैं, जैसे एकांकागुआ है एंडीज की, वो इसी से बन रही है। तो ये सब जो है वो वॉल्केनिक रेंज होते हैं। अब आता है वॉल्केनो से बने हुए लावा पठार। तो लावा पठार के निर्माण के लिए मैंने आपको बताया कि लावा पठार किस किस से बनते हैं। लावा पठार बनेंगे फिशर इरप्शन से। फिशर इरप्शन, जो हमारे धरातल पर दरारी उद्गार होंगे, उन दरारी उद्गार से लावा पठार बनेगा। और क्यों बनेगा? क्योंकि इससे जो हो वो क्या निकलता है, बेसाल्ट मैग्मा, बेसाल्ट लावा निकलता है। और बेसाल्ट लावा जो होता है वो क्या होता है, पतला होता है। और पतला होने के कारण वो क्या होता है, दूर तक फैलता है, जिसे हवाई निवासी इस फैलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, पहोय होय। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पहोय होय कहते हैं। यानी कि पहोय टाइप की क्रिया से ये पतला लावा, बेसाल्ट लावा दूर तक फैलेगा और लावा पठार का निर्माण। ठीक है, तो दरारी उद्गार का परिणाम होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारे प्रायद्वीपीय भारत का पठार, आइसलैंड, ठीक है, और कोलंबिया पठार जो है वो। और इस प्रकार के लावा पठार जो है दोस्तों, वो ज्यादातर जो बने हैं वो हमारे पिछले जो भूगर्भिक इतिहास के जो पीछे का टाइम है, जैसे क्रिटेशस है। ठीक है, तो यानी कि पेलियोजोइक और मेसोजोइक जो एरा है, पेलियोजोइक एंड मेसोजोइक जो इरा है, इसमें ज्यादातर बने हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा लावा पठार। और ये कैसा दिखता है, आप देखिए, ये लावा पठार है। पठार क्या है, स्टीप। ये देखिए आसपास से खड़ा हो जाता है सीधा। ये देखिए आसपास से खड़ा हुआ जो भूभाग है, ये पूरा लावा पठार। और यही अगर पतली चादर के रूप में फैला, अगर यही लावा पतली चादर के रूप में फैला और कहीं कहीं से टूट फूट गया, या इसमें पायरोक्लास्ट जो है वो बिखरे हुए अवस्था में मिलेंगे, पायरोक्लास्ट बिखरी हुई अवस्था में मिलेंगे, या फिर मैं कहूं कि पठार से कम कठोरता होती है, कम कठोरता होगी इसकी, पठार वाले सरफेस से कम कठोर होगी, तो वो क्या बना देगा, लावा मैदान का निर्माण। ठीक है, इसी से लावा मैदान बन जाते हैं। तो पठार और मैदानी हो गए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा केसर। लावा पठार का निर्माण आपने देख लिया कि किस प्रकार से होता है, मैं पहले भी ये तो बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। अब गेसर की बात करते हैं कि गेसर क्या होते हैं। गेसर, एक बार मैं इरेज कर दूं। गेसर की बात, गेसर क्या, देखिए गेसर क्या होते हैं कि जो ज्वालामुखी जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में क्या है, मान लो कि ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कोई भी चट्टान जो है के बीच में कहीं या तो दरार है, या फिर क्या है कि जो चट्टानें हैं वो बहुत ज्यादा पोरस हैं। ठीक है, इन पोरस चट्टानों से जब भूमिगत कोई जल आंतरिक भागों में पहुंच जाता है, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था, तो अंदर जाके क्या करेगा, ये आंतरिक परतों में पहुंच के जलवाष्प का निर्माण। और जलवाष्प जो है उसका निर्माण हो जाएगा। और जलवाष्प के दो स्रोत होते हैं, या तो भूमिगत जल होता है, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा था, क्रिएटिक, या फिर होता है मैग्मा खुद, जो हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण से जलवाष्प बनाता है, H2O बनाता है, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो नीचे पाए जाते हैं मैग्मा में, उनके ऑक्सीकरण से। तो जब ये अंदर मैग्मा चला जाएगा तो जलवाष्प में बदल, जो मैग्मा है इसमें जब जल चला जाएगा तो उसके संपर्क में आने से जलवाष्प में बदलेगा। और जलवाष्प में बदलने के कारण एक गर्म जलवाष्प जो है वो ज्वालामुखी उद्गार के क्षेत्रों से एक नियमित अंतराल के बाद दरारों और छिद्रों से धरातल पर निकलता है। क्यों निकलेगा? क्योंकि जलवाष्प जो है वो उसका क्या हो जाएगा, दाब बढ़ाएगा। जलवाष्प दाब जो है वो बहुत अधिक हो जाएगा। एक तरीके से इसको बोले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या निकलेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो ये जलवाष्प ऊपर निकलेगी, इसे बोलेंगे हम गेसर। ठीक है, अब ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो गर्म जल है ना,
वो बहुत ऊंचाई तक जाएगा, बहुत ऊंचाई तक जाएगा इस गर्म जल से। और ये हमेशा जो जल के भंडार जो है नीचे भूमिगत जल जहाँ जलवाष्प है वहां से जुड़ा रहेगा। ठीक है, कैसे होते हैं गेसर, ये हमारे ये गेसर है। ठीक है, ये क्या है, नीचे जो है गर्म जल स्रोत जो नीचे इसके जो भूमिगत जल स्रोत है इससे कनेक्ट है। और ये कंटिन्यू जहां भी इसको कमजोर भाग दिखेगा वहां पे जलवाष्प जो है वो गर्म होती है और उसका बहुत अधिक दाब होता है। तो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ये ऊपर की ओर दबाव लगाएगी और तोड़ करके ऊपर आ जाएगी, यहाँ तोड़ के ये ऊपर की ओर आ जाएगी। और इनमें से जो जल निकलता है वो एक नियमित अंतराल पे निकलता रहता है, ये याद रखना है। कंटिन्यूअसली नहीं निकलता है कि ये निकलता ही रहता है, ऐसा नहीं है। ये हो गया हमारा गेसर। ठीक है, तो गेसर में आपको सर एग्जांपल देखें तो जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए का, उसका ओल्ड फेथफुल गेसर है। ओल्ड फेथफुल जो गेसर है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। किसका? गेसर का। इसके अलावा हमारे तिब्बत में, आइसलैंड पे, ठीक है, और न्यूजीलैंड में भी ऐसे गेसर पाए जाते हैं। ठीक है, ये वहीं होंगे, ये याद रखने वाली बात है कि गेसर सिर्फ कहाँ होंगे, सिर्फ ज्वालामुखी क्षेत्रों में होंगे, ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्रों में होंगे, ये याद रखने वाली बात है। ये कभी ऐसा नहीं है कि कहीं भी हो जाएंगे, ये वहीं तो होंगे ना भाई, होंगे कहाँ, जहाँ सरफेस जो है उसके नीचे मैग्मा ज्यादा होगा और जिसके संपर्क में आने से बहुत ज्यादा हीट होगी, और हीट जब बहुत ज्यादा होगी तो जल जो है वो जलवाष्प में बदल जाएगा। क्लियर है, वहीं ये निकलेंगे। तो ये ओल्ड फेथफुल हो गया। इसके अलावा कामचटका प्रायद्वीप जो है उसके भी गेसर अभी गेसर होते हैं। अब देखिए आप यूएसए में क्यों होंगे ज्यादा, क्योंकि आपको पता है पैसिफिक रिम में तो वैसे ही चारों ओर क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव प्लेट मार्जिन हैं। और एक्टिव प्लेट मार्जिन की वजह से क्या है, यहाँ पे तो हमेशा वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। कामचटका प्रायद्वीप भी इसीलिए यहाँ पे है। तिब्बत, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, सब देखिए आप, ये क्या है, प्लेट के मार्जिन पे ही तो हो रहा है ये सब। न्यूजीलैंड देखिए, ये भी एक्टिव प्लेट मार्जिन पे है। तिब्बत आप देखें तो बिल्कुल हिमालय जो है हमारे कहाँ आ रही है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट है, वहां उसके बीच में तिब्बत बन रहा है। आइसलैंड है, वो भी एक्टिव प्लेट मार्जिन पर ही है ना। तो ऐसे क्षेत्रों में ये गेसर देखने को मिलते हैं जहां कंटिन्यू ज्वालामुखी उद्गार मैग्मा बना रहता है। इसलिए एक नियमित अंतराल पर जब जल नियमित अंतराल पर होगी, ठीक है, जब जलवाष्प बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो तोड़ के धरातल पर, ये होते हैं गेसर। अब गेसर के जैसे एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं हम क्या, गर्म जल स्रोत, ये हॉट स्प्रिंग है। देखिए अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है, हॉट स्प्रिंग में और गेसर में डिफरेंस क्या होता है। पहली बात तो हॉट स्प्रिंग जो होता है वो होगा, वो ये भी जलवाष्प से ही जाएगा, जलवाष्प इसमें भी निकलेगी। ठीक है, और ये जलवाष्प भी क्यों बनेगी, क्योंकि धरातल के नीचे जो है जल जा करके गर्म जल हो जाएगा। जल नीचे जाएगा तो धरातल के नीचे जाने पर तापमान क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, 32 मीटर पे कितनी होती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आइडियल स्टेट में ऐसी वृद्धि होती है। तो जब ये जल रिस करके नीचे चला जाएगा तो गर्म हो जाएगा, गर्म होकर जलवाष्प बन के और ये निकलता रहेगा। मगर ये पहली कंडीशन है कि ये लगातार रूप से निकलता है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग जो होते हैं ये बहुत लगातार रूप से इसमें से जलवाष्प जो है वो और गर्म जल निकलता है। दूसरा, इसका जो है वो ऐसा कोई विस्फोटक ज्यादा उद्गार होता नहीं है, विस्फोटक नहीं होता है उद्गार, रिसना होता है इसमें, विस्फोटक उद्गार नहीं होता है। ठीक है, यह है विस्फोटक उद्गार के साथ धरातल पर गर्म जल स्रोत नहीं आता। तीसरा इसके बाद क्या होता है, गेजर में देखो विस्फोटक उद्गार के साथ एकदम से आ रहा था, ये बहुत ऊंचाई तक जलवाष्प नहीं जाता है। ठीक है, बहुत ऊंचाई तक नहीं जाएगा, बहुत ऊंचाई तक जलवाष्प नहीं जाएगा इसमें। हॉट स्प्रिंग जो होते हैं हमारे गर्म गर्म जल स्रोत जो होते हैं, और इसमें जल भी निकलेगा और ये रिसता रहेगा। ठीक है, जबकि इसमें क्या होगा, सिर्फ रिसाव होगा एक, और इसमें जो जल होगा एंड जलवाष्प जो होगी उसका तापमान भी कम होगा। तापमान की हम इसकी बात करें तो गेसर से क्या होगा, कम होगा। गेसर में बहुत अधिक तापमान होगा, इसमें तापमान बहुत कम होगा। दूसरा, हॉट स्प्रिंग में हम बात करें
तो हॉट स्प्रिंग जो होते हैं ये विश्व के किसी भी भाग में मिल सकते हैं, ठीक है, विश्व के किसी भी भाग में मिल सकते हैं जहां पे आइडियल स्टेट इनको मिल जाए, कि किसी भी भाग में। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि ये सिर्फ ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही, ठीक है, ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि जहां भी जल धरातल के नीचे गया और वहां उसे गर्म कुछ भी मतलब हीट मिली और वहीं पे ये निकलने लगा, यानी कि इसमें मैग्मा का ही रोल नहीं होता, इसमें नीचे धरातल में और जो हीट है, रेजिडुअल हीट वगैरह है, उसका भी इसमें योगदान होता है, ठीक है। तो ग्लेशियर के विपरीत एक तो गर्म जल और जल वाष्प लगातार निकलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली निकलते रहते हैं। दूसरा, विश्व के किसी भी भाग में मिल सकते हैं और जहां भी भूमिगत जगह है। और इसका एक और होता है, इसका एक मेडिकल यूज भी होता है। मेडिकल यूज कैसे होता है इनका? क्योंकि इसके साथ क्या है कि बहुत से ऐसे मिनरल्स निकलते हैं जो स्किन जो डिजीज होती है, उन स्किन डिजीज में हेल्पफुल होते हैं, उनको सुधारने में, उनका ट्रीटमेंट करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जब इनका टेम्परेचर, देखिए इनका टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता है कि इसमें रहा नहीं जाए। कई बार आप देखोगे तिब्बत वगैरह में आप देखोगे तो इसमें गर्म जो जल स्रोत होते हैं ये इतना ही गर्म होते हैं कि इसमें आराम से एंट्री ली जा सकती है, ठीक है, एंट्री पॉसिबल है, इसके अंदर एंट्री पॉसिबल होती है, इतना अधिक तापमान नहीं होता है सबका। तो जब इसके अंदर एंट्री लेकर के लोग क्या करते हैं, बार्निंग करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, स्किन डिजीज ठीक होती हैं, इसलिए इसका मेडिकल यूज भी होता है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, सल्फर है, इस तरीके के कुछ इसमें मटेरियल्स, इसमें कुछ मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो हॉट स्प्रिंग और गीजर के मेजर डिफरेंस मैंने आपको बताया कि हॉट स्प्रिंग में क्या होता है और गीजर में क्या होता है। इसी तरीके से एक और संरचना हमारी आती है, धुआंरे, फ्यूमरॉल्स, ठीक है। फ्यूमरॉल्स क्या होते हैं, धुआंरे क्या होते हैं? धुआंरे नाम से पता चल रहा है कि कुछ धुआं धुआं सा होगा, ठीक है, चारों ओर धुआं ही धुआं है, ठीक है। तो धुआंरे होंगे, तो धुआंरे क्या होंगे? जो फ्यूमरॉल्स होते हैं ये भी ऐसे ही होते हैं कि इनसे भी गैस और वाष्प जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है। मगर क्यों निकलती है, इसका पीछे मैकेनिज्म कुछ अलग है। क्या होता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार जब समाप्त होता है, सबसे पहला तो आप यही समझिए कि ये किस चीज के, जहां कहीं भी हमें फ्यूमरल्स दिखाई देंगे वो किस चीज के साइन है कि जो वोल्केनिक इरप्शन है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुका है, वोल्केनिक इरप्शन ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये साइन होंगे इस चीज के कि ज्वालामुखी उद्गार जब समाप्त हो जाता है तो मैग्मा जो है वो क्या होगा, मैग्मा ठंडा होगा, ठंडा होकर के सिकुड़ेगा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। तो उससे क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि जब मैग्मा ऊपर धरातल पर आता है तो मैग्मा के ऊपर आने पर जो इसमें जो वॉलेटाइल वॉलेटाइल कंपाउंड्स जो होते हैं, वो वॉलेटाइल कंपाउंड क्या होते हैं, वॉलेटाइल कंपाउंड एनवायरमेंट में, हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या हो जाते हैं, निर्मुक्त हो जाते हैं। जब वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाएंगे, वायुमंडल में निर्मुक्त होंगे तो इसमें वोलेटाइल कंपाउंड्स में क्या था, जलवाष्प था और गैसें थी। तो मैग्मा तो आ नहीं रहा है बाहर, ठीक है, क्योंकि धरातल के नीचे जो मैग्मा है वो सिकुड़ रहा है, बहुत कम स्रोत है, वो ठंडा हो रहा है। तो इसकी वजह से सिर्फ गर्म जलवाष्प और गैस जो है वो वोल्केनो का जो वेंट है उस वेंट से बाहर आते रहते हैं, तो इनको बोलते हैं हम फ्यूमरोल्स, ठीक है। तो इसमें जो जलवाष्प है उसका तापमान गैस और गर्म जल स्रोत से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो जलवाष्प है, अब ये आप देखिए, मैंने आपको पीछे जलवाष्प जब बताई थी उसमें जब दो स्रोत बताए थे मैंने, एक स्रोत बताया था आपको फ्रियाटिक, फ्रियाटिक का मतलब क्या था, भूमिगत जल से बना हुआ, ठीक है, भूमिगत जल से जलवाष्प बना। और एक बताई थी मैंने आपको मैग्माटिक, और मैग्माटिक का मतलब क्या होता है, मैग्मा में पाई जाने वाली हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। मैग्मा में पाई जाने वाली जो हाइड्रोजन है उसी का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या बनता है, उससे भी जलवाष्प बनती है, जल बनेगा और गर्म होकर के जलवाष्प बन जाएगा। तो अब
यहाँ पे आप उसको लिंक कीजिए कि जो भूमिगत जल है, जो फ्रियाटिक जल है, ये तो कहाँ पे हमें मेन चीजें दिखा रहा था, दो जगह। एक तो हमारा देख रहे थे हम गेसर, यहाँ पे था, और हमारे हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग और गेसर में आपको मिल रहा था क्या, फ्रियाटिक फ्रियाटिक भूमिगत जल से बनी हुई जलवाष्प। ठीक है, यहाँ आपको फ्रियाटिक दिख रही थी। जबकि जो हमारे फ्यूमरॉल्स जब बनेंगे तो इसमें मैग्माटिक होगी। क्या होगी, फ्यूमरॉल्स जो बनेंगे हमारे, इसमें मैग्मा से बनी हुई जलवाष्प होगी। और आपको पता है मैग्मा का टेम्परेचर जो है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। जब मैग्मा का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मैग्मा से इन निकली हुई जलवाष्प का तापमान भी बहुत ज्यादा होता है। तो इससे क्या निकलेगी, गेसर से तो निकलेगा और गर्म जल से तो निकलेगा हमारा फ्रियाटिक, और फ्यूमरोल से लेगा मैग्माटिक जलवाष्प। और इसकी मात्रा जो है, ठीक है, इसका सर्वाधिक प्रतिशत इसी में पाया जाता है। जलवाष्प का सबसे ज्यादा परसेंट जो है वो फ्यूमरोल्स में निकल के आता है। अब इसका एग्जाम्पल देखें, फ्यूमरोल्स का एग्जाम्पल, तो फ्यूमरोल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक है वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, 10 सहस्त्र धूम घाटी। कहाँ है, 10 सहस्त्र धूम घाटी जो है उसमें हमें इसका एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन जो है वो एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि कहाँ है ये देखिए, अलास्का, अलास्का। ठीक है, इसी तरह व्हाइट टापू जो है, व्हाइट टापू, उसका धुआं, ठीक है, कहाँ है, न्यूजीलैंड में। ठीक है, व्हाइट टापू का धुआं, एक न्यूजीलैंड में एक वो है, व्हाइट टापू का जो धुआं है, ये कहाँ पे स्थित है, प्लेंटी खाड़ी है, प्लेंटी खाड़ी है, प्लेंटी खाड़ी है, वहाँ पे ये प्लेंटी खाड़ी में ये व्हाइट टापू है। इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें याद रखना है जो है डिफरेंस। आप तो डिफरेंस याद रखिए कि मेन डिफरेंस क्या है इसका। ठीक है, कि धुआं कैसे निकलेंगे। देखिए ईरान जो है उसमें भी आपको मैं बताऊं, ईरान जो है वहाँ पे क्या है, को सुल्तान और देवबंद। आपको ईरान में जो हमने इनएक्टिव वॉल्केनो पढ़े थे, ठीक है, तो जो हमारे डैड जो थे, इनएक्टिव और डेड वॉल्केनो जो थे, उनमें मैंने पढ़ा था कोह सुल्तान पढ़ाया था आपको, और दूसरा पढ़ाया था मैंने देवबंद, कोह सुल्तान और देवबंद। तो कोह सुल्तान और देवबंद भी क्या है, लगभग गवर्नमेंट हो गए हैं। तो इस जगह भी क्या है, वॉल्केनिक गतिविधि रुक गई है, तो यहाँ भी हमें फ्यूमरॉल्स देखने को मिलते हैं, फ्यूमरॉल्स देखते हैं कोह सुल्तान और देवबंद में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे हमारे फ्यूमरॉल्स। कोह सुल्तान और देवबंद में भी हमें फ्यूमरॉल्स देखने को मिलते हैं। जो फ्यूमरॉल्स होते हैं हमारे, इन फ्यूमरॉल्स का यूज जो है दोस्तों, फ्यूमरॉल्स जो है, इन फ्यूमरॉल्स का यूज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो फॉर्म होता है उसमें भी किया जाता है। कैसे किया जाता है कि इनके जो गैस होती हैं, जलवाष्प होते हैं, उनको कोई कोई भी ऐसा गहरी संरचना बना के और उसके अंदर भर लिया जाता है, और भर के फिर उससे टरबाइन चला करके जलवाष्प से और विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्यूमरॉल्स जो होते हैं, इन फ्यूमरॉल्स में मैंने बताया था आपको, गैसें जब बताई थी कि दो तरह की, आप गैसों को का जो अलग अलग टेम्परेचर पे तीन तरीके की गैसें बन रही थी। मैंने वहां आपको बताया था कि अलग अलग टेम्परेचर पे तीन तरह की गैसें बन रही थी। अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा तो क्या होगी, फ्यूमरॉल गैसें होंगी। और फ्यूमरॉल गैसों के अंदर क्या अधिकता होगी, क्लोरीन होगा। ठीक है, और 180 डिग्री से और 100 डिग्री के बीच होगा तो उसको क्या बोला था हमने, सल्फरटैरिक गैसेज, यानी सोलफ तारा, सोलफ तारा गैसेज। और इसके अंदर अधिकता किसकी होती थी, गंधक की, यानी सल्फर कंपाउंड की अधिकता होती थी। ठीक है, और जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे थी हमारी गैसें, वो कैसी थी, मैफेटिक थी। मैफेटिक यानी MOE, मैफेटिक। तो मैफेटिक गैसें जो थी इसमें किसकी अधिकता थी, CO2 की अधिकता थी। अब देखिए, इन्हीं गैसों में अगर फ्यूमरॉल्स जो हैं उसका तापमान थोड़ा और कम हो और उससे गंधक की मात्रा बढ़ जाए
तो इन्हीं गैसों को हम सोलफ तारा भी कहते हैं। ठीक है, सोलफ तारा क्या होते हैं? सोलफ तारा फ्यूमरॉल्स का ही एक टाइप होता है जिसमें गैसें निकलती हैं, मगर टेम्परेचर जो है वो कम होता है 100 to 180 डिग्री तक, और इनमें सल्फर कंपाउंड गंधक जो होता है उनको सोलफ तारा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों चीजें आप क्लियर रखना, फ्यूमरॉल्स क्या है और सोलफ तारा क्या है और मेम्फेटिक गैसें क्या है। ये तो थी हमारी सब बहिर्जात स्थलाकृतियां। अब हम आते हैं कि हम कुछ अंतर्जात स्थलाकृतियों की भी बात करें। देखिए, जो मैंने मैग्माटिज्म आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैग्माटिज्म में एक तो टाइप होता है इंट्रूसिव इंट्रूसिव मैग्माटिज्म, यानी कि अंतर्जात मैग्मा क्रिया। ठीक है, और दूसरा हमने बताया था आपको इफ्यूजिव मैग्माटिज्म, और जिसको हमने क्या कहा था, इफ्यूजिव मैग्माटिज्म को ही हमने वोल्केनिज्म। ठीक है, इसी को हमने वोल्केनिज्म कहा था क्योंकि ये धरातल पर दिखाई देता है, इसमें जो लावा है वो धरातल पर प्रकट होता है। अब अंतर्जात मैग्मा क्रिया है, इससे भी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि जो मैग्मा है वो सब सरफेस एरियाज में, धरातल के जो नीचे की जो चट्टानें हैं उन सब सरफेस एरियाज में अलग अलग टाइप से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जम के और बहुत सी ऐसी स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है। तो उन स्ट्रक्चर को इंट्रूसिव स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और इनको प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं, पातालीय चट्टान भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको हम एक तो बोल सकते हैं कि ये अंतर्जात चट्टानें हैं, ठीक है, और दूसरा इनको बोल सकते हैं हम ये प्लूटोनिक रॉक होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं प्लूटोनिक रॉक्स कौन कौन सी होती हैं, और प्लूटोनिक रॉक्स जो हैं उसकी हम संरचना को पढ़ेंगे कि वो कितने कितने प्रकार की संरचना जो है हमें प्लूटोनिक रॉक्स में देखने को मिलती है। सबसे पहली हमारी प्लूटोनिक रॉक हम लेते हैं, इंट्रूसिव एंड प्लूटोनिक। सबसे पहले प्लूटोनिक रॉक, ठीक है, तो सबसे पहले प्लूटोनिक रॉक है बैथोलिट। क्या होती है? बैथोलिट। बैथोलिट कैसी होती है? ये बैथोलिट है। ठीक है, बैथोलिट क्या होती है कि बैथोलिट में जो मैग्मा का जो भंडार है, ये जो मैग्मा पूरा चैम्बर है, ये सब सरफेस एरिया में और बहुत अधिक गहराई में, क्रस्ट जो है उसकी लगभग ऊपरी परतों में ही क्या हो जाता है, ठंडा होकर के और जम, ठीक है, ठंडा होकर जम जाता है ये बैथोलिट। और जमने से यहाँ पे क्या होगा, ये जो संरचना है वो बहुत अधिक क्षेत्रफल में बनेगी, और इसका जो आधार है, अब इसका जो गहराई है वो क्या है, बहुत ज्यादा गहराई में है। ठीक है, अधिक गहराई में होता है, और यही जब ऊपर की ओर उभरने लगेगा तो ये ऐसे जैसे गुंबद जैसी संरचना, मान लो कि इसके साथ मैग्मा के साथ में जल वाष्प है। ठीक है, तो ये जल वाष्प तो क्या कर रही है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ धक्का लगा दिया, और धक्का लगाने से क्या होगा कि धरातल का जो भाग है वो ऊपर उठेगा, और यहाँ पहले से ही मैग्मा है। ये मैग्मा जब जम जाएगा तो जमने से कई किलोमीटर लंबाई तक जो है, बहुत बड़ा, देखिए कितने बड़े क्षेत्र में, कई किलोमीटर लंबाई तक ये बहुत बड़ा क्षेत्र में जम करके और फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब जब कभी बहुत लंबे भूगर्भिक समय के बाद अगर यहाँ का ऊपर की जो परतें हैं, ये मान लो पूरी जो परतें, इन पूरी परतों का, ये जो पूरी परतें हैं, ये देखिए ये सारी जो परतें हैं, इन परतों का अगर सबका अपर्दन हो जाए, सबका अपर्दन हो, तो ये ऊपर दिखाई देने, तो इसे कहते हैं बैथोली। तो ये पूरा बैथोली, ठीक है दोस्तों, ये पूरा बैथोली ये ऊपर की तरफ दिखाई देने भी लगता है। कब दिखाई देने लगता है? जब ऊपर की सतहों का अपर्दन हो जाता है तो ये ऊपर भी दिखाई देने लगता है। तो बैथोलिथ में हमने क्या पढ़ा? बैथोलिथ में पढ़ा मैग्मा का विशाल भंडार गहराई में ठंडा होकर के लंबे असमान और उभरे हुए गुंबदाकार शैल का निर्माण करता है,
और ये जो उभरा हुआ है इसके किनारे जो है खड़े ढाल वाले रहेंगे और आधार तल गहराई में कई किलोमीटर तक होगा। मैंने बताया बहुत गहराई में जमता है, ठीक है। और जब अनाच्छादन की प्रक्रिया होगी, अपरदन होगा, तो ये ऊपरी सतह से हट जाएगा और हट जाने से ये हमें दिखाई देने लगेगा। इनके दो एग्जाम्पल हैं, जो डार्टमूर और बॉडमिन मूर हैं, दो हैं साउथ वेस्ट इंग्लैंड के अंदर, और भारत के रांची पठार में भी बैथोलिट देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पठारी संरचना है वहां पे तो बैथोलिट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सा मैग्मा ऐसा था जो धरातल पर नहीं आ पाया, और नहीं आ पाया तो धरातल के अंदर ही जम गया और पातालीय चट्टान के रूप में ग्रेनाइट की पातालीय चट्टान होगी। क्या होगी? इग्नेस रॉक होगी, ठीक है। ये आग्नेय चट्टानी होती है, तो ये अंदर जम गया है, अंतर्जात आग्नेय चट्टान के रूप में जम गया है बैथोलिट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं लैकोलिथ। इनके नाम एक जैसे होंगे, ठीक है। पैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, ठीक है। अगला है हमारा लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है? लैकोलिथ जो होता है उसमें ये आप देखिए, ये हो गया। लैकोलिथ जो होता है उस लैकोलिथ में क्या होगा कि नीचे से ये पूरा मैग्मा चैम्बर है, और ये मैग्मा चैम्बर जो है उससे जुड़ा हुआ है मैग्मा, और यहाँ से जो गैसें हैं वो कंटिन्यू निकल रही हैं, और ये निकल करके क्या करती हैं कि जो ये जो परतदार शैल है हमारे, ठीक है, परतदार चट्टानें हैं हमारे धरातल के आंतरिक भाग में, उसमें कंटिन्यू धक्का लगाएंगी, और धक्का लगाने से ये जो परतदार चट्टानें हैं वो गुंबद के रूप में ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, ठीक है। कैसे उठ जाएंगी? गुंबदाकार रूप में। देखें आप, ये गुंबद के रूप में ऊपर उठ रही है। अब जब ये परतदार चट्टानें, ये याद रखना ये परतदार चट्टानों में ही होता है, तो जब परतदार चट्टानें ऊपर उठेंगी तो ऊपर उठने से इनके बीच में क्या हो जाएगा? स्पेस बन जाएगा, और स्पेस के बन जाने से यहाँ पर मैग्मा आकर के और क्या हो जाएगा? जम जाएगा, और गुंबद आकार एक संरचना का निर्माण होगा। इसको बोलते हैं हम लैकोलिथ, ठीक है। अब इसकी निचली सतह देखिए, अब ये निचली सतह, तो निचली वाली सतह पे तो कोई इफेक्ट आया नहीं है, तो ये तो बिल्कुल कैसी है? समतल है। और इसकी जो ऊपरी सतह है वह कैसी हो गई है? गुंबदाकार। और ये भी जब कभी ऊपर इरोजन होगा, ठीक है, तो इस अपरदन और अनाज जो है उसकी क्रिया से ये भी धरातल पर दिखाई देने लगते हैं। तो लैकोलिथ किसमें होता है? लैकोलिथ जो होता है वो परतदार चट्टान, ठीक है। तो लैकोलिथ के बारे में पढ़ा हमने कि ऊपरी सतह क्या है इसकी? उत्तल रहेगी, ठीक है, गुंबदाकार रहेगी ऊपरी सतह। नीचे की सतह कैसी रहेगी? समतल रहेगी, और एक नली से ये नीचे मैग्मा स्रोत से जुड़े हुए रहेंगे, मैग्मा भंडार से एक नली से जुड़े रहेंगे, जिससे कंटिन्यू इसको मैग्मा मिलता रहेगा। और जलवाष्प जो है और गैसें हैं वो परतदार चट्टानों को ऊपर की ओर धकेल रही हैं। इसका मतलब इसको निर्माण सिर्फ परतदार शैलों में। जब ऊपर की तरफ गुंबद के रूप में परतें निकल जाएंगी तो दोनों परतों के बीच में, देखिए ये नीचे वाली परत है और ये ऊपर वाली परत ऐसे हो गई है, ये जो बीच में स्पेस हो गया है इसमें ये जम जाएगा, ठीक है। हर स्थान में जो जमेगा लावा जम करके और लैकोलिथ का निर्माण, ठीक है। उसी तरीके से इसमें याद रखने वाली बात यह है, जो लावा जो जमता है वो मुख्यतः कैसा होता है? एसिडिक लावा, ठीक है। और एसिडिक लावा कैसा होता है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फेल्सिक लावा जो है वो गाढ़ा होता है, इसीलिए तो ये आसानी से यहाँ पे जम जाता है, और इसीलिए तो ये धरातल पे इतना ज्यादा नहीं आ पाता है। एक तो इसको ये हो सकता है कि ऊपर चट्टानों में से इनको निकलने का के लिए कोई कमजोर भूभाग नहीं मिल रहा है, या यूं कहें कि ये जो है लावा इतना गाढ़ा होता है, इसकी शानता इतनी ज्यादा है कि ये क्या है, इसमें पोरस जो है, छिद्र जो है इनमें से बाहर प्रकट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो निर्माण के तो लैकोलिथ निर्माण के तो ये दो ही कारण हो सकते हैं कि एक तो ये गाढ़ा है इसकी वजह से, या दूसरा कहें कि ये जो है वो ऊपर धरातल पर एक तो कमजोर भूभाग नहीं मिला, दूसरा जो चट्टानों में जो पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, उन छिद्रों से गाढ़ा लावा आ नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा शान है। तो शान लावा क्या होगा? पतला होता तो आराम से रिस्क आ जाता ऊपर, या विस्फोटक रूप से ये तोड़ देता, बट क्योंकि शानता इसकी कम है इसलिए भी क्या हो जाएगा? शानता अधिक है, ज्यादा गाढ़ा है, इस वजह से ये बाहर निकलता है। तो इसी से लैकोलिथ का निर्माण, ठीक है, एसिडिक लावा होता है। ये हो गया हमारा लैकोलिथ। लैकोलिथ के बाद अगला आता है हमारा पैकोलिथ। पैकोलिथ क्या होता है? तो पैकोलिथ होते हैं, देखिए लावा जो है उसको जमने की मैंने बताया कि जितने भी अंतर्जात शिलाकृतियां बन रही हैं, अंतर्जात चट्टानें बन रही हैं, उनकी सबका फॉर्मेशन जो है वो तो एक ही है कि सब जो है वो सब सरफेस एरिया में जम रही है, एक ही सारी चट्टान
सब सरफेस जो है उसमें जम रही है, मगर इनके जमने की जो प्रक्रिया है वो अलग है कि कौन सा कहाँ जमेगा, और इसकी संरचनाओं में भी अंतर है। जो फैकोलिथ जो होते हैं, ये फैकोलिथ क्या होता है, ये देखिए, ये जो वलित पर्वत है मान लो, या मैं कहूँ कि भूपटल में कहीं भी वलन पड़ रहा है, तो उस वलन में अपनति और अभिनति होती है। क्या होती है? क्लाइन और एंटीक्लाइन होती है। तो सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन होगी तो जो चट्टान है उनमें जब वलन पड़ेगा तो उनके बीच में थोड़ा जो स्पेस बच जाएगा, उस सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन में ये जम के क्या लावा जम करके और क्या बन जाएगा, लहरदार रूप से ये जम जाएगा। लावा ना कह के इसको मैग्मा ही कहिए क्योंकि विद्युत धरातल के अंदर ही है, ठीक है। तो मैग्मा लहरदार रूप में जम जाएगा और एक लेंस जैसी संरचना, इसको फैकोलिथ कहते हैं। ये फैकोलिथ, ये देखिए फैकोलिथ, ठीक है। कहाँ जम रहे हैं? लेंस जैसी संरचना के रूप में अपनति और अभिनति में, ठीक है। तो इसे कहेंगे फैकोलिथ। तो बैथोलिथ हुआ, लैकोलिथ हुआ और फैकोलिथ हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या होता है? सबके जमने की अलग अलग जगह, मगर सबसे ज्यादा विशाल रूप जो है वो किसका था? बैथोलिथ का था। और कुंभदाकार स्वरूप में कौन सा दिख रहा था? लैकोलिथ। लेंस के स्वरूप में कौन सा दिख रहा है हमें? फैकोलिथ। अब देखिए लोपोलिथ। लोपोलिथ कैसे होते हैं? जो लोपोलिथ हमारे होते हैं, ये भी एक तरीके से तस्त्रीनुमा संरचना है, और उनका जो लावा होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। अब बेसिक लावा क्या होता है? पतला होता है, ठीक है। और ये धरातल की जो परतें हैं उनमें जम के बहुत बड़े क्षेत्र में जम करके, और लोपोलिथ का ये पूरी धरातलीय सतह है, इस सतह के बीच में ये किसके रूप में जमेगा? बाउल लाइक स्ट्रक्चर। याद रखना इसकी जो संरचना है ये कैसी है? तस्त्रीनुमा, बाउल लाइक स्ट्रक्चर, बाउल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तस्वीर या कटोरे नुमा आकृति के रूप में जम जाए, ये देखिए। तो धरातल की परतों के बीच में अगर मैग्मा एक बड़े क्षेत्र में तस्वीर नुमा संरचना के रूप में जमता तो इसे लोपोलिथ कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? लोपोलिथ, ठीक है। ये हो गया लोपोलिथ। संरचना में ही अंतर आ रहा है, लोपोलिथ हो गया। अब इसके बाद आता है सील्स। और सील्स क्या होती है? सील्स या सील्स क्या होती है? जैसे धरातल की जो समानांतर जो चट्टान है, ये है कि ये देखिए, अगर ये ही शील जो है वो धरातल की समानांतर चट्टान जो है उसके बीच में ऐसे जम गया है, ये सीधा शीर्ष जो है वो, ठीक है। तो इसे कहेंगे बिल्कुल किसके रूप में जम गई है? परत में जम गई है, बिल्कुल एक चादर के रूप में जम, चादर के रूप में जम गई, तो इसे शील कहेंगे, धरातल की परतों की समानांतर परतों में। और अगर ये और ज्यादा पतली होती है, मतलब एक तो होती है कि बहुत मोटी है, ठीक है, चादर, तो इसे तो कहेंगे क्या? शील। और अगर ये बहुत पतली चादर के रूप में जम रही है तो इसको बोलेंगे शीट। तो शील और शीट संरचना एक जैसी है, पतली चादर के रूप में जमा हो रहे हैं। अगर इसकी मोटाई अधिक है तो शील, और अगर पतली पतली है तो उसको शीट कहेंगे, ठीक है। शील और शीट्स जमेगी कहाँ है? शैलों की समानांतर परतों में, ठीक है। ये हमेशा पैरेलल होंगी, क्षैतिज रूप से होंगी, ये याद है। हील्स और शील्ड जो होती हैं वो क्षैतिज होती हैं, समानांतर है। और यही अगर दरारों में जम जाए, खड़े हुए रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ी हुई चट्टानों के बीच में अगर यही मैग्मा जम जाए तो इसको हम बोलते हैं डाइक, ठीक है। अगर लंबवत दरारों में जमकर ठंडा हो जाता है तो दीवार रूपी संरचना का निर्माण होता है, जो धरातल से लगभग किस पे होती है? समकोण पर होती है। अब डाइक को भी देख लीजिए, ये देखिए डाइक क्या होंगे? ये देखिए, एक तो ये डाइक है, ये लगभग समकोण पर है। एक ये भी क्या है? डाइक है, ठीक है। बिल्कुल लंबवत ऊर्ध्वाधर रूप से जम रही है, ये देखिए। तो शील जो थी वो कैसे जम रही थी? क्षैतिज, लगभग क्षैतिज थी शील, तो समानांतर परतों के रूप में क्षैतिज रूप से जमा हो रहा था। और जो लंबवत रूप से होगा, वर्टिकली, बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? डाइक। तो डिफरेंस सिर्फ संरचना का है, कहाँ बन रही है। तो बैथोलिथ क्या बन रहा था? बैथोलिथ बहुत ज्यादा गहराई पर बन रहा था, बहुत ज्यादा विस्तार क्षेत्र में बन रहा था, और आंतरिक मैग्मा जो था उसके संपर्क में था सीधा। उसी तरीके से जम रहा था हमारा क्या? लैकोलिथ। लैकोलिथ जो है वो
जम रहा था गैसों के कारण गुंबदाकार स्वरूप में। इसके बाद आता है फैकोलिथ। फैकोलिथ हमारा बन रहा था एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, जो वलित जो फलन जो पड़े हुए हैं, जहाँ पे फोल्ड जहाँ पड़े हुए हैं, फोल्ड की एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में जम रहा था फैकोलिथ। इसी तरीके से लोपोलिथ जो था वो जम रहा था किसके रूप में, बाउल लाइक संरचना के रूप में, जहां कहीं उसको स्पेस मिल रहा था वहां वो चट्टानों के बीच में, परतदार चट्टानें हैं उनके बीच में जम रहा था। जबकि जो हमारा कील और शीट जो थे वो 36 परतों के रूप में जम रहे थे, और डाइक जो जम रहे थे वो कैसे जम रहे थे, वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर रूप से ये दरारों में जम। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर्जात या प्लूटोनिक स्ट्रक्चर्स थी, जिसमें मैंने आपको अंतर्जात प्लूटोनिक स्ट्रक्चर में सबको बता दिया है। पैथोलिथ बता दिया है, पैथोलिथ के बाद हमने लैकोलिथ ले लिया, फैकोलिथ ले लिया, लोपोलिथ ले लिया, शील एंड शीट ले ली, एंड डाइक ले ली। ये मेजर टाइप्स होते हैं अंतर्जात स्ट्रक्चर, और ये सब के सब क्या होते हैं, इग्नस रॉक, ग्रेनाइट, अंतर्जात ग्रेनाइट। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियोस को आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं आपको जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।